हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th क्लास के हिंदी का एक सबसे लास्ट वाला जो आपका भाग होता है प्रतिपूर्ति का, उसका सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा, उस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो प्रतिपूर्ति चैप्टर है उसमें 3 चैप्टर है। सबसे पहला है रस्सी का टुकड़ा, दूसरा है कलर की मौत और तीसरा है पेश की। तीनों चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बोले, इसमें 15 नंबर सिर्फ इन्हीं तीनों चैप्टर से पूछा आता है। 15 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से हम पूरे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम छोटा छोटा भी 1-2 नंबर सभी जितना है सभी क्लियर कराते हुए चलते हैं। बहुत सारे टीचर इस जो आपका प्रतिपूर्ति वाला भाग होता है उसको नहीं पढ़ाते, लेकिन हम आपके लिए जो भी जरूरत है सभी पढ़ाते हुए, तो इसलिए हम आपको रस्सी का टुकड़ा जो आज पार्ट है वो पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। इसमें क्या होता है सबसे पहले वो बता दें, इसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, एक होते हैं आपका होशकम, एक होता है आपका मलांदे। होशकम और मलांदे क्या होता है कि दोनों एक दोस्त होते हैं, जो कि अब बाद में क्या बहुत कट्टर दुश्मन बन चुके होते हैं। दोनों के बीच जो क्या होता है उसी के बारे में इसमें बताने वाले हैं। तो होशकम और मलांदे नाम याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में आएगा ज़रूर। तो इसमें बताने वाले पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला। सबसे पहले हम आपको जो इसको लिखे हुए हैं कौन, रस्सी का टुकड़ा, जो गायडी मोपासा लिखे हुए हैं, इसके बारे में अपन लेखक परिचय के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं। उसके बाद चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। आपको 10 से 15 मिनट में पूरा इस चैप्टर को आप खत्म कर देंगे, और आप उम्मीद मानिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से, आप सिर्फ हमें 15 मिनट दीजिए, उसके बाद इस चैप्टर को आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद आप इस जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछे हैं आप आसानी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात करें तो चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक है गाइडी मोपासा, ध्यान रखेंगे। और मोपासा फ्रांस के थे। 1870 से 90 के बीच उनकी लगभग 300 कहानियाँ, 6 उपन्यास, 3 यात्रा पुस्तक और कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई। कहानी विधा को आधुनिक रूप देने में उनका स्मरणीय योगदान था। अपने लेखक में उन्होंने बुजुर्ग समाज के चाल चरित्र को विपर्त किया है। यानी ये सब जो है आपको गाइडी मोपासा के बारे में बताया जा रहा है। मानव जीवन की गहराइयाँ और अभिव्यक्त करने वाला मोपासा का लेखन युग की सीमाओं का अतिक्रमण करता हुआ हमारे वर्तमान के लिए भी उतना ही प्रशंसनीय और चुनौतीपूर्ण है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा जो क्या पूछा जा सकता है, याद करने वाले क्या बात है, तो इनका जो जन्म मृत्यु 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1893 में इनका मृत्यु हुआ था। ये आपको याद करने योग्य बातें हैं। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, अब पूरे चैप्टर को जो पार्ट है उसको जो पढ़ना है उसको हम आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका समझ में आ जाएगा और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इंटरेस्टिंग आपको ये कहानी है वो पूरा भी बता देंगे, तब इसका जो ट्विस्ट होगा वही आपका खत्म हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं चैप्टर पर, चलिए इसको समझना स्टार्ट करते हैं। शुरू में कैसे होता है, शुरू होता है कि गोदरबील जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ा पड़ा था। यानी कि गोदरबील जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब सा उमड़ा पड़ा था। ये सब उपनगर की ओर जा रहे थे, यानी कि क्योंकि क्या कहते हैं, ये सब जो गोदरबील जो एक गाँव था जिस पर बहुत सारे किसानों की पत्नियां हुए किसान दोनों मिलकर कहीं जा रहे थे, तो वहीं से ये शुरुआत होती है। और आगे क्योंकि आज साप्ताहिक हाट का दिन था। आप लोग हाट के बारे में सुने होंगे, हाट यानी जो बाजार लगता है, आप बाजार जाते होंगे बहुत सारे, कोई सोमवार शुक्रवार जो भी लगता है हाट, उसको ही बोलते हैं। और पुरुष धीरे धीरे चल रहे थे, उनका शरीर झुका हुआ, बायां कंधा कुछ उठा हुआ और टांगे ऐंठी हुई थी। यानी ऐसा नहीं कि पुष्परा झुकेगा नहीं साला, इस प्रकार से नहीं, आपको वो कुछ अलग ही डिजाइन में चल रहे थे। यानी कि उनका शरीर झुका हुआ था, यानी कि कुछ इस प्रकार से, बहुत आप बता नहीं सकते वो कैसे झुके हुए थे। और उसके बाद क्या था, वो कंधा जो था, ये वाला कंधा जो वो उठा हुआ था, और उसके बाद टांगे जो थी उनकी वो ऐंठी हुई चल रहे थे, यानी कि वो कुछ अलग ही तरीके के वे इंसान, क्या बोले उनको समझ नहीं आता। तो आगे देखिए, खेतों पर कड़ी मेहनत से उनका ढांचा बिगाड़ दिया था। यानी वैसा क्यों चल रहे थे, सबसे पहले बात समझिए, वैसा इसीलिए चल रहे थे क्योंकि वो खेतों का जो, वो हमेशा इतना काम करते थे, किसान थे बहुत सारे, इतने काम करते, इतना मेहनत करते थे कि उनका शरीर का ढांचा ही पूरा बिगड़ गया था। और आगे देखिए, और आगे उनकी नीली रंग की कमीजों पर कसकर मार लगाया गया था, जो धूप पड़ने से चमक रहा था। मार नहीं, मार वो नहीं, मार अब जो बाहर से निकलता है वो मार नहीं, किसी और मार की बात हो रही है। उसके बाद गन्ने और कप पर सफ़ेद कढ़ाई वाली कमीजें मार की वजह से फूली हुई थी, जैसे गुब्बारा उड़ने के लिए तैयार हो। यानी कि इस प्रकार से लग रहा था कि वो गुब्बारा जो इसमें हवा भरा हुआ है वो कभी न कभी वो उड़ जाएंगे। हर गुब्बारे से एक सिर, 2 बाहें और 2 पैर बाहर निकले हुए थे। ऐसा दिख रहा था कि उस गुब्बारे में 2 हाथ जो है, आपका जो हाथ है वो गुब्बारे में से निकला हुआ है, 2 पैर है वो नीचे निकला हुआ है। यानी कि इस प्रकार से वो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहे थे, आपको बहुत ही हंसाने वाला जैसे होगा क्या होता है, ढांचा था पूरा शरीर का जो इसमें बताया जाता है। तो वही से आप उनको बताया जा रहा है कि वो जो सड़क पर चल रहे थे वो कैसे दिख रहे थे, उसके बारे में बताया जा रहा है। और आगे चलिए, आगे क्या कहा जा रहा है उसको चलिए समझते हैं। और आगे की कुछ लोग
गाय और बछड़े को रस्सी से पकड़े हुए चले जाते हैं। यानी कुछ लोग क्या करते थे, गाय और बकरी को हाथ से रस्सी से पकड़े हुए थे और ले जा रहे थे। और क्यों ले जा रहे थे, सबसे पहले बात करें तो वहाँ वो बेचने के लिए जाते थे। देखिए हाट जो लगता था उसमें सभी व्यक्ति अपना कुछ न कुछ सामान जो होता है वो वहाँ पर खरीद बिक्री करने के लिए वहाँ जाते थे। और पीछे पीछे चल रही उनकी बीवियाँ डंडे से पशुओं को हाँक रही थी। उनके हाथों में बड़ी बड़ी टोकरियाँ थी जिनमें से मुर्गे मुर्गियों और बत्तखें क्या कहते हैं, झाँक रहे थे। यानी वो टोकरी जो होता है उससे बाहर निकल के झाँक रही थी और आगे अपने पतियों की अपेक्षा अधिक तेजी से और जीवितता के साथ चल रही थी। वे दुबली पतली और औरतें छोटे से शॉल में लिपटे, शॉल पर जो चादर होता है उसमें लिपटी हुई से लग रहे थे। यानी जो महिलाएं जो वो बहुत पतला थी और जो पुरुष थे वो गुब्बारे के आकार जैसे में दिख रहे थे। उनके सिरों पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था जिसके ऊपर उन्हें टोपी लगा रखी थी। शरीर पे इस प्रकार से वो टोपी लगा रही थी। बहुत ही अजीब तरीके से वो दिख रहे थे। और तभी पास से एक घोड़ा गाड़ी निकली। एक घोड़ा गाड़ी जिसको टांगा ऐसा बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी वो निकली। पहले क्या था, ये बहुत दिन पहले का लिखा हुआ है, इसके लिए आपको घोड़ा गाड़ी के इसमें कार उड़सा नहीं था वहाँ पे। तो घोड़ा गाड़ी गुजरी और उसमें जिसमें दो पुरुष अगल बगल बैठे, यानी कोई एक इस प्रकार और एक इस प्रकार, यानी लेफ्ट राइट बैठे हुए थे। और गाड़ी के निचले हिस्से में, जो गाड़ी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसमें एक औरत दोनों किनारों को कसकर, जो होता है बैलगाड़ी देखे होंगे, इसमें जो किनारा जो होता है एक इसे पकड़कर दोनों पैर लटका के बैठा जाता है इसमें, ताकि हिचकिचे खाती गाड़ी से गिर ना जाए, ताकि वो गाड़ी जो बहुत सारे होते हैं जो गड्ढा गुड्ढी होता है इसमें गिर ना जाए, इसके लिए वो दोनों बहुत ही कसकर पकड़ कर बैठे हुए थे और वे हाट की ओर निकलते जा रहे थे। और आगे क्या होता है कि उसके बाद यहाँ एक माहौल कोलाहलपूर्ण था, यानी बहुत ज़्यादा हल्ला उल्ला हो रहा था, जिसमें कभी कभी किसानों की तेज हंसी और अट्ठासास गूंज उठते या फिर उसे किसी दीवार के साथ बंधी गाय का रंभाना सुनाई दे रहा था, क्योंकि वे हाट पर जा रहे थे जिसमें सभी व्यक्ति किसी न किसी काम से कुछ न कुछ चीज़ों को खरीद बिक्री करते थे। इन सब से अस्तबल मवेशियाँ और गोबर, भूसे और पसीने की गंध फूट रहे थे। यानी जो गौशाला जो भी गाय रखते हैं उनके पास पता होगा कि ये कैसा होता है। तो देखिए आगे देखते हैं, मनुष्य और पशुओं की एक अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैली थी जिससे किसान भली भांति परिचित होते, क्योंकि किसान तो उनको कोई नया बात होता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। और आगे चलिए देखते हैं। और आगे देखिए, अब प्रोत का मैत्र होड़कम, यानी कि एक ब्रोत, एक प्रोत नहीं ब्रोत होगा, ब्रोत एक गांव का नाम है या फिर जो कहे। ब्रोत का एक रहने वाला तो होशकम, हमने बताया था, एक होशकम एक मलांदे, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त लेकिन अब बहुत कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। उसके बाद अभी अभी ही गोदरबिल पहुंचा था। कौन था, जो होशकम था वो अभी अभी गोदरबिल पहुंचा था। तो सबसे पहले बात, जो रस्सी का टुकड़ा, इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, सबसे पहले हम उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए पहले समझते हैं। ब्रोत का मैत्र होशकम अभी अभी गोदरबिल पहुंचा था। वह तेजी से चौराहे की ओर एक कदम बढ़ा रहा था, यानी बहुत जल्दी चल रहा था, जल्दी पहुंच जाए हाट। उसकी नज़र जमीन पर गड़े रस्सी के एक छोटे टुकड़े की ओर गई, यानी कि जो वहाँ पर चल रहा था वहाँ पे एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा था, वह नीचे गिरा हुआ था। उसके तरफ होशकम का मानना था कि हर छोटी सी छोटी चीज़ को उठा लेनी चाहिए, कि किसी न किसी को काम आ सकती है। इसलिए एक सच्चे नॉर्मन की तरह होशकम का मानना था कि हर काम लायक चीज़ को उठा लेनी चाहिए, वो चाहे छोटा हुआ बड़ा हो, इसे वो सब मतलब नहीं होती है। जोड़ों के दर्द से पीड़ित होशकम बड़ी मुश्किल से नीचे झुका और उसने रस्सी के उस टुकड़े को उठा लिया। बहुत ही वो क्या था, वो बूढ़ा हो चुका था बेचारा, उनको जोड़ों का दर्द, यानी कि उनको पैर में पीठ में बहुत दर्द हुआ करता था, वो बूढ़ा हो चुका था बेचारा। उसके बाद क्या होता है, वो नीचे झुकता है बहुत ही मेहनत से और रस्सी का जो टुकड़ा होता है वो उसको उठाता है, क्योंकि वह चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ को उठा लेनी चाहिए। और वह बड़ी सावधानी से उसी रस्सी के टुकड़े को लपेट रहा था, उसको इस प्रकार से लपेटा था कि वो जेब में उसको डाल सके। उसकी नज़र मैत्र मलांदे पड़ी। अब बड़ी बात है, ये अब ट्विस्ट आता है कि इसमें जो मलांदे जो उसका दुश्मन था, पहले वह दोस्त थे होशकम और मलान, लेकिन अब दुश्मन हो चुके थे। अब क्या करता था, उसको अब होशकम बोला, अरे हमारे दुश्मन मलान ने हमको रस्सी का छोटा सा टुकड़ा उठाते हुए देख लिया। और क्या हो गया, हमारा जो अपने घर की देहरी पर खड़ा उसे घूर रहा था, वो अपने छत पर कैसे वो खड़ा था और घूर रहा था उसको। उसका होशकम बहुत देख रहा था, अरे हम हमारा दुश्मन छोटा सा टुकड़ा उठा रहा है, यानी कि वो बहुत ईगो हो गया उसके पास। और आगे चलिए, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। और आगे क्या गया, मलांदे घोड़ों की लकाटी बनाने का काम करता था। मलांदे क्या करता था, मलांदे जो था वो घोड़ा जो होता है उसको काठी जो होता है, इसमें जो भी अनाज होता है वो रखा जाता है, दोनों बगल रखा होता है घोड़ा का, आप देखे होंगे। तो मलांदे घोड़ों की काठी बनाने का काम करता था। कुछ दिन पहले घोड़े की एक जीन को लेकर उनमें विवाद हुआ था। तो दोनों जो अब बात है कि दोनों के दुश्मनी का कारण क्या था, तो दोनों में था जो घोड़ा का जो काट बनाने का काम करता था मलांदे, और दोनों में क्या हुआ कि काटे जो घोड़े का जो काट होता है वो चोरी हो गया। अब वो कराता है तुमने चोरी किया, वो क्या तुमने चोरी किया, दोनों में वो विवाद हो गया। उसके बाद दोनों दुश्मन बन चुके, यही कारण था। और उनके रिश्ते इन दिनों खराब चले, बहुत खराब चले थे। उसी दिनों रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए मलांदे देख लिया। दोनों ही दुश्मनी जल्दी भूलने वाले नहीं थे, यानी ऐसा नहीं किया कि यार आज हो गया कल चल, कल बोलते हैं 10 दिन बाद बोल जाएंगे, एक महीने बाद बोल जाएंगे, ऐसा नहीं। वे दोनों ही बहुत एकदम वादे के पक्के थे, यानी कि भूलने वाले नहीं थे दुश्मनी। होशकम
को यह सोचकर बड़ी शर्म आई, बहुत शर्म आई हौसम को कि हमारे उसके दुश्मन ने उसे धूल में पड़ा रस्सी का टुकड़ा उठाते देख लिया। बहुत शर्म महसूस हुआ कि अरे कोई पैसा वैसा होता, 100-200 का नोट हो तो बात कुछ अलग होती, रस्सी का टुकड़ा छोटा सा उठाते हुए देख लिया मलांदे ने। तो हौसम को बहुत ही शर्म महसूस हुई। हौसम ने रस्सी के टुकड़े को जल्दी से पहले अपने कमीज में अंदर छुपाने की कोशिश की कि जल्दी हम उसको क्या करते हैं अपने जेब में रखकर उसको छुपा रहा था कि मलांदे को लगेगा कि कुछ और ही छुपा रहा था। फिर उसे अपनी पतलून की जेब में रखा। पतलून जो होता है जो कि पहना हुआ जो होता है उजला था, उसमें पतलून में रखा और यहाँ दिखाया कि जैसे वो अब वह ज़मीन पर कुछ ढूंढ रहा है, यानी कि अब हमने कुछ मिला ही नहीं, हमने कुछ गिर गया है और हम कुछ ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार से वो दिखाने का कोशिश में लग गया। फिर उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ ना मिला हो, कटिए के दर्द से दोहरा हुआ बाजार की ओर चल पड़ा। यानी ऐसा दिखाया कि अरे इसे इसे तक रहा था कि कुछ मिला ही नहीं, छोड़ो छोड़ो चलते हैं, छोड़ो बाद में देख लेंगे। इस प्रकार से वो दिखाने का प्रयास किया था कि हम उसको लगे मलांदे को कि हमने कुछ उठाया ही नहीं है, क्योंकि उनको बहुत शर्म महसूस हो रहे थे। हौसला करे हमारे दुश्मन ने हमें छोटे से रस्सी का टुकड़ा उठा देख लिया, इतने नीचे हम आए देखिए। और आगे है कि वह जल्दी ही धीरे धीरे सड़क रही और शोर शराबे भरी भीड़ में खो गया, जो खरीद फरोख्त और घंटों चलने वाली मौल तौल में व्यस्त थी। किसान आते थे, भाव पूछते थे और कुछ दूर जाकर फिर लौट आते थे। उन्हें लगातार डर बना रहता था कि कहीं ठग न लिया जाए, कि जो बेचने वाले थे, जो खरीदने वाले थे, वो हमेशा इस चिंता में रहते थे कि अगर हम कोई खरीदेंगे तो कहीं हम ठगा ना जाए, या फिर जो कीनने वाले थे और जब बेचने दोनों एक तरफ रहते थे कि हम कहीं ठग ना जाए। हम हमेशा मुनाफे के चक्कर में आते थे कि हम कुछ ज़्यादा पैसा खरीद बेच कर लें। उसके बाद वे हिचकिचाते रहते और उनका ध्यान हमेशा विक्रेता की ओर लगा रहता था, यानी कि कोई हमें ग्राहक आ जाए कुछ किनने वाले की तरफ वो लगा रहता था, क्योंकि हाट का दिन था, उसमें वो पहुँचे थे। और उसके बाद और इसमें क्या था, वो हौसम पहुंचा था और मलांदे उसको रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देख लेता था। यहाँ तक पहुंचे, आगे देखिए। और वे यह भांपने की कोशिश करते रहे कि उन्हें ठगने के लिए वह कौन सी नई तरकीब आजमा रहा है। बिक्री के लिए आए जानवरों में वे कौन से लेकर स्तूर एक एक चीख पकड़ी जा रही थी। और आगे आइए, आगे क्या होता है, आगे अब देखिए। आगे है कि औरतें अपनी टोकरियों को ज़मीन पर रखकर बैठ गई थी और उनसे बत्तखें और मुर्गियां बाहर निकाल ली गई थी, जिनसे पाँव आपस में बंधे थे और आंखों में भय नजर आ रहा था। क्यों आप अब बात करेंगे, अब भय क्यों नजर आ रहा था? भय इसलिए नजर आ रहा था क्योंकि जो मुर्गियों को जो पकड़ के ले गए थे, वो जो खरीद लेगा वो तो काट देगा ना, इसलिए वो उनको भय आंखों में लगा रहा था। मुर्गों के जब भी बतख जो भी थे, वे ग्राहक की बात सुनता और काफ़ी समय तक मोल भाव और ना नुकुर करने के बाद कीमत थोड़ी सी कम कर देता। जो बेचने वाले होते थे, बहुत बार होता है जो बहस हो जाते हैं तो क्या होता है, वो जैसे आपको मान के चलिए कोई गोभी वाला है, उसको कहे हम 30 रुपये गोभी किलो है, जो आने वाला जो खरीदने वाला होगा 20 रुपये दीजिए, 15 रुपये दीजिए तब लेंगे। थोड़ा सा कि मोल भाव होने के बाद क्या करता था, वो 20 रुपये कर देता था। यानी इस तरह से कम बेस होता था, मोल भाव हो रहा था। जब सौदा नहीं पड़ता और ग्राहक धीमे कदमों से जाने लगता तो वे अचानक आवाज़ देकर उसे बुलाती, ठीक है मैत्र आर्थिन इतने में ही ले जाइए। वो कहते थे आइए ठीक है, हम आपको इतने में, जितने में कह रहे हैं उतने में हम दे देंगे। इस प्रकार से वो बिक्री होती थी और धीरे धीरे चौराहे से भीड़ छटने लगी। चौराहा था जहाँ पे बाजार लगा हुआ था, वो भीड़ थोड़ी कम होने लगी। दोपहर की प्रार्थना की घंटी बज रही थी, दोपहर के समय था और बच्चे खूजे लोग दुकानों में चले गए। जो बच्चे जो लोग बच गए वो दुकानों में चले गए, क्योंकि वहाँ पे था एक होटल था जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ खाना पीना खाते थे। और आगे देखिए, और आगे जुर्दे का सार्वजनिक भोजनालय। अब एक और प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जुर्दे का एक भोजनालय था, या फिर पूछ सकता है भोजनालय का मालिक कौन था, तो बताना है वो जुर्दे था। और जुर्दे के भोजनालय में बाकी जो लोग थे वे चले गए। और आगे देखिए, और उसके अहाते में हर प्रकार के वाहन, बैलगाड़ी, टमटम, छकरे और छोटी बड़ी वैगनें खड़ी हुई थी। और आगे देखिए, और आगे क्या हुआ था, और कुछ में जगह जगह कीचड़ के धब्बे लगे हुए थे। कुछ का अगला सिरा हवा में उठा था तो कुछ का अगला सिरा जमीन पर और पिछला हिस्सा हवा में था। और आगे लंबी लंबी मेजों पर बैठे खाने वाले, दूसरी तरफ से बड़ी सी भट्टी थी, इसमें क्या थे, उठ रही पलपटे थे। यानी कि जो सभी जितने लोग बच गए थे बाजार में, वे सभी जुर्दे का एक भोजनालय था जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ चाय वाय पीते थे, तो वहाँ पर सभी लोग पहुँच गए। और आगे क्या हुआ, तो आगे देखिए, और आगे उसमें दाहिनी ओर बैठे लोगों की पीठ की गर्मी रही थी, क्या तक बहुत गर्मा रही थी, यानी कि वो गर्मी का समय था। 3 बड़ी बड़ी सीखों पर मुर्गे, कबूतर और भेड़ की रानें भूनी जा रही थी और भने हुए मांस तथा गाढ़े शोरबे की महक से खाने वाले के दिल मचल रहे थे। यानी खाने वाला बहुत ही अच्छा भोजनालय था, बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसमें मिलता था और सबके मुंह में पानी आ रहा था। और आगे देखिए,
और पानी रहा था इलाके के तमाम खाते पीते लोग मात्र जूरदे के भोजनालय में खाते हैं। जितने भी लोग थे सभी, इतना एक ही था भोजनालय था, इसमें सभी लोग खाना वाना खाते थे। और वहाँ घोड़ा का व्यापार भी करता था। वो क्या था, वो घोड़े का व्यापार था, घोड़े को खरीदता भी था और बड़ा दुष्ट आदमी माना जाता था। बहुत ही दुष्ट आदमी माना था, किसको उधार नहीं देता होगा, इसलिए दुष्ट आदमी था। और आगे गर्मा गर्म लजीज पकवाने की रकबियाँ आ रही थी और थोड़ी सी देर में खाली हो जा रही थी। बहुत सारी जो प्लेट में भर भर कर जो पकौड़े उकौड़े होते थे गर्मा गर्म, वो आते थे और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते थे, यानी लोग उसको ले लेते थे। और आगे हर कोई अपनी खरीद फरोख्त फसलों और दूसरे मामले में बारे में बात कर रहा था। मौसम हरी सब्जियां के लिए तो ठीक था, पर गेहूं के लिए अच्छा नहीं था। मौसम जो था वो हरी सब्जियों के लिए तो ठीक था, लेकिन गेहूं के लिए वो अच्छा नहीं था। मौसम के बारे में बात हो रही है। और आगे देखिए, अब आगे है कि अचानक बाहर आते में नगारा पीटने की आवाज़ आई। उतने समय में क्या हुआ कि नगारा पीटने की आवाज़ आई। अब कैसे आवाज़ आई, चलिए इसके बारे में देखते हैं। कुछ स्थितप्रज्ञ लोगों का छोड़ बाकी सब उठकर दरवाजे या खिड़कियों की ओर भागे। सभी भागे कि यार क्या हो गया, इतने लोग क्यों नगारा पीट रहे हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। और उनके मुंह अब भी भरे थे और हाथों में रुमाल थे, यानी कि वो खाना पीना खा रहे थे तो रुमाल थे हाथ में। मुनादी करने वालों ने नगारा पीटना बंद कर दिया। और बंद कर दिया क्योंकि सभी लोगों का इकट्ठा करना उनका उद्देश्य होता है नगारा पीटने का। जब सभी लोग आ गए तो अपना नगारा पीटना बंद कर दिया। अपनी कर्कश आवाज़ में मुनादी शुरू कर दी। क्या शुरू कर दी, गोदरविल के सभी निवासियों और बाजार में मौजूद सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजीविल जाने वाली सड़क पर एक काले चमड़े का बटुआ खो गया है, जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कुछ जरूरी कागजात है। पाने वाले से गुंजारिश है कि वह इसे फौरन मेयर के कार्यालय को, फिर मानवील के मैत्र और फॉर्च्यून फुल ब्रेक को लौटा दिया। यानी कि जो बटुआ गिरा था वह फुल ब्रेक का था। उसमें क्या था, 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। तो उसमें था, और जो नगारा पिट रहा था वह इसी सूचना को देने के लिए आया था कि जो फुल ब्रेक का जो बटुआ गिर चुका है, जिसको मिले वो मेयर के कार्यालय में आकर फुल ब्रेक को लौटा दे। ऐसा करने वालों को 20 फ्रैंक का इनाम दिया था। देखिए 500 फ्रैंक में वो 20 फ्रैंक का इनाम दे रहा है, तो कौन देगा, कोई नहीं देने वाला था। आगे देखिए, अब आगे आई तो देखिए आगे है। अब आप फिर वहाँ से चला गया। जो नगारे पीटने का आवाज़ है तो वह फिर वहाँ से चला गया। नगारे की ढमढम और मुनादी वाले की आवाज़ कुछ दूर से फिर सुनाई दी। भोजनालय में बैठे लोगों को अब एक नया मुद्दा मिल गया था। देखिए जो भोजनालय में जो खाते पीते थे वो कुछ ना कुछ मुद्दे पर बात करते थे, तो नया वो मुद्दा उसको मिल गया था। ये अब यह बात कर रहा था कि मैत्र होलब्रेक को बटुआ मिल जाएगा या नहीं, यानी कि सभी अलग अलग तरह से बात कर रहे थे, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में। और खाना खत्म करके वे काफ़ी पी रहे थे, कॉफ़ी। तभी दोहरी पर एक सशस्त्र पुलिस अफसर प्रकट हुआ। क्या है, तो वहाँ पे एक पुलिस अफसर आया। और वो पुलिस अफसर क्या किया उसके बारे में आपको बात करते हैं। देखिए वो पुलिस अफसर आया, उसने पूछा कि क्या ब्रोथ के रहने वाला मैत्र होस्कम यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद मेज के दूसरे सिरे पर बैठे मैत्र होस्कम ने जवाब दिया, हाँ मैं। मैंने वो पूछा कि जो मैत्र होस्कम जो यहाँ पे मौजूद है, तो होस्कम बताया हाँ मैं यहाँ पे यहीं पे हूँ। अफसर ने कहा, मैत्र होस्कम क्या आप मेरे साथ मेयर के कार्यालय में चलने की सहमति उठाएंगे, यानी जहमत जो कष्ट रहने का था कि आप क्या हमसे बात करने का कष्ट करेंगे, इस प्रकार से उसने कहा। जो अफसर आया था, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। किसने कहा, तो वो जो अफसर था वो आया था, वो कहा कि मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। किसान परेशान हो उठा, अरे लगा वो जो आपका होस्कम था वो परेशान हो गया, कह रहे हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमको क्यों बुलाएंगे मेयर साहब। यानी कि वो बहुत मान चलिए कोई भिखारी को अगर बहुत राजा बुलाए तो ऐसा नहीं फील होगा। जी उसने गिलास के एक घूंट में खाली किया, यानी कि जो वो कॉफ़ी पी रहा था वो गिलास के एक ही घूंट ऐसे लगाया, वह पिया उसमें और उठकर वो चल दिया। गठिए की वजह से वह सुबह से ज़्यादा झुक गया था, यानी कि वह बहुत ज़्यादा वो झुका झुका सा चल रहा था, बूढ़ा हो चुका था इसलिए। और बार बार दोहरा रहा था, हाँ मैं चल रहा हूँ, हाँ मैं चल। पुलिस अफसर तो वे करते अरे बुड्ढे चल जल्दी जल्दी, वो कह रहा था हाँ मैं चल रहा हूँ, इस कार से कहते हुए चला जा रहा था। और आगे आइए, आगे क्या होता है, और आगे देखिए। और आगे मेयर हत्थे वाली कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जो मेयर था वो अपने राजा की तरफ बैठ कर उसका इंतजार कर रहा था, कोई मैं तो जो होस्कम आ रहा है। वह इस इलाके का नोटरी भी था। वह एक मोटा और गंभीर किस्म का इंसान था जिसे भारी भरकम शब्द बोलने की आदत थी। उसने कहा, मैत्र होस्कम आज सुबह आपको बेंजीविल जाने वाली सड़क पर मानवील के मैत्र होलब्रेक का गिरा हुआ बटुआ उठाते हुए देखा गया था। अब कहा कि किसने कहा, जो मेयर थे वो बोल रहे थे, तो अरे होस्कम तुमको आज सुबह बेंजीविल जाने वाली सड़क पर मानवील के होलब्रेक का जो बटुआ गिरा था वो उसको उठाते हुए तुम देखा गया था, क्या यह बात सच है। तो उसके बाद क्या बोलता है होस्कम, चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, किसान भौचक्का सा मेयर को देख रहा था। वह अपने ऊपर शक किए जाने से एकदम घबरा गया, यानी कि वो जो होस्कम था वो शक किया रहा, हमको हमने बटुआ उठाया नहीं, हमको कैसे इल्जाम लगा रहे, मैं बटुआ उठाया। इस प्रकार से बोला कि मैं बटुआ उठाया।
तो मेयर ने कहा कि हाँ हाँ तुम ही ने बटुआ उठाया है। ईमान कसम मैंने इस बारे में कभी सुना भी नहीं। उसके बाद गौतम क्या बोला कि मैंने इस बटुआ का सुना भी नहीं, मैं उठा कर सकता हूँ। उसके बाद क्या बोला, लेकिन तुम्हें ऐसा करते हुए देखा गया है। कौन कहा? मेयर ने कहा। और वो कहा कौन था? तो वो कहा था वो जो आपका मलांदे, जो उसका दुश्मन था, जिसने रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा था, उसको फंसा दिया कि तुमने बटुआ उठाया, वही 500 फ्रैंक वाला। और देखा गया मुझे, किसने कहा कि मुझे देखा है? और होशम बोलता है कि कौन कहा आपको, कौन कहा कि मैंने ही बटुआ उठाया है? और मोशी मलांदी काठी बनाने वाले ने। मेयर ने कहा कि जो काठी बनाने जो मलांदी तुम्हारा दोस्त था वही कह रहा था। तो उसने कहा कि अरे वो तो मेरा दुश्मन है। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं। और आगे है आपका, बूढ़े को सुबह की घटना याद आ गई। तो ये बूढ़ा जो होशकम था उसको सुबह की घटना याद आ गई। वो लगा कि हाँ रे हमने हाँ सुबह मैंने क्या था, रस्सी का टुकड़ा उठाया था, और शायद उसीलिए मुझे बटुआ का दोषी बनाया गया। और सारा मामला उसकी समझ में आ गया। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, तो उसने मुझे देखा, अंधे कहीं का। उसने मुझे रस्सी उठाते हुए देखा था मोसियो मेयर। और मेयर कह रहा है उसने मुझे रस्सी उठाते हुए देखा था। उसने बताया कि मैंने बटुआ उठा दिया। उसने अपनी जेब में ढूंढ कर रस्सी का वह टुकड़ा निकाला और आगे, लेकिन मेयर ने संदेह भरी दृष्टि से उस पर डाली और कहा, तुम चाहते हो मैत्र होस्कम कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूँ? यानी मेयर कहता है तुम चाहते हो मैत्र होस्कम कि मैं इस बात पर विश्वास कर लूँ कि तुमने बटुआ न उठा करके एक रस्सी का टुकड़ा उठाया है, और कर लूँ मैत्र मलांदे एक विश्वसनीय व्यक्ति है। अब कहता है जो मलांदे जो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, विश्वसनीय व्यक्ति है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस रस्सी का बटुआ समझ बैठा, इस रस्सी को वो बटुआ समझ बैठा, तुम ये कहना चाहते हो? उसके बाद नटराज किसान ने अपना हाथ उठाया, एक और थूका और कहा, लेकिन सच यही है मोसी मेयर, मैं अपनी आत्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ। मेयर ने आगे कहा, बटुआ उठाने के बाद तुम काफ़ी देर तक खड़े होकर धूल में कुछ देखते रहे। यानी कि अब उसने कहा कि तुमने रस्सी का टुकड़ा उठाया था और कुछ और इसे वो देख रहे थे। यानी कि वो देख रहे थे कि कुछ और मिला है, बट वहीं पर उसको बहुत तरीके से फंसाया गया, कहीं कुछ पैसा गिर तो नहीं गया। यानी कि वो इसमें बताया कि रस्सी का टुकड़ा को वो चकमा देने के लिए जो होस्कम था, वो उसको मलांदे को चकमा देने के लिए, जो आपने पहले इस वीडियो को शुरू से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो मलांदे को चौंकाने के लिए जो होस्कम था वो इधर उधर ताक रहा था, वो अपने एक रस्सी का टुकड़ा उठाया था उसके बाद भी। तो इसमें बताया गया, उसने जाकर मेयर को दिया कि वो बटुआ उठा लिया, बटुआ उसको मिल गया, और वो आगे पीछे देख रहा था कि कुछ और पैसा जो उसमें गिर गया हो तो वो भी उठा लिया। यानी इस पर इतना बड़ा झूठा उसको फंसाया गया था। आगे देखिए, और आगे क्या हुआ। और आगे क्षोभ और डर के बेचारे बूढ़े आदमी का गला धूंध गया। ऐसे बहुत उसको डर लगा कि अरे मुझे इतना बड़ा षड्यंत्र फंसाया गया। भला कोई कैसे इस तरह का झूठ बोल सकता है? इस तरह एक ईमानदार आदमी की प्रतिष्ठा कैसे खराब कर सकता है? भला कोई कैसे? उसके विरोध का कोई मतलब नहीं था, उसके विरोध का कोई मतलब था, कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा था, कोई भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। मोसी मलांदे को भी वहाँ बुलाया गया, जो मलांदे जिसने कहा था उसको भी दरबार में बुलाया गया। कोई भी उसके बाद बुलाया गया जिसने अपने आरोप को दोहराया। उसने फिर कहा कि नहीं नहीं, यही आदमी है, यही आदमी ने बटुआ उठाया है। दोहरा वो उसके सामने भी कहा। अब तो भाई कोई बात नहीं, अब तो मानना पड़ेगा तुमने बटुआ उठा लिया। बटुआ उसने नहीं उठाया था, ये बात सच है कि बटुआ उसने उठाया ही नहीं था। वे 1 घंटे तक एक दूसरे को भला बुरा कहते रहे, और मैत्र होस्कम के अनुरोध पर उसको तलाशी ली गई। यानी कि जो होस्कम के कहने पर जो भी मलांदे ने उसने जब कहा तो उसको जेब के भी तलाशी ली गई कि वो शायद बटुआ अपने जेब में रखा हुआ। तलाशी ली गई जिसमें कुछ नहीं मिला, उसके बटुए में कुछ नहीं मिला। तो अब कहा गया कि तुमने घर पर छुपा दिया होगा। आखिरकार खोज कर मेयर ने उसे इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया कि वो सरकारी वकील से बात करके फिर कोई आदेश जारी करेगा। यह खबर आग की तरह चारों ओर फैल गई। जैसे ही हम मेयर दफ्तर से निकला तो लोगों की भीड़ ने बूढ़े आदमी को घेर लिया और उससे तरह तरह का सवाल करने लगा। अरे जब उसको बटुआ 500 फ्रैंक यानी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, उसने रस्सी के टुकड़े वाली कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने उस यकीन पर यकीन नहीं किया। लोग इस पर हंसने लगे। यानी कि जो उसने कहा कि मैंने रस्सी का टुकड़ा उठाया था, और जो मेरा जो दुश्मन जो मलांदे उसने कह दिया कि मैंने 500 फ्रैंक वाला जो बटुआ था मैंने वो उठाया है। तो वो हमेशा सबको कहानी सुनाने लगा, कोई उस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा था। और आगे देखिए, जगह जगह उसने जान पहचान वाले मिलते और वह सबको एक ही बात बताता। वह सबको अपनी जेबें उलट कर दिखाता, यह साबित करने के लिए कि वह उसके पास कुछ नहीं है। वो ये साबित करने के लिए मैंने बटुआ नहीं उठाता। वे कहते बुढ़ापे में ऐसा लोग करते थे। जब वो किसी को सुनाता था रस्सी का टुकड़ा वाला कहानी, तो सभी लोग कहते थे कि बुढ़ापे में ऐसा करने शर्म नहीं आती, चलो जाओ यहाँ से। इस प्रकार से वो उसको भगा देते थे। और आगे देखिए, और आगे क्या करते थे कि वह तैयार नहीं है, उसे यह समझ कर नहीं आ रहा था कि क्या करे, और बार बार एक ही कहानी क्या करता था, एक ही कहानी हमेशा वो सुनाया करता था, और कि बात दोहराया जा रहा था। रात घिरने लगी, उसे वापस लौटना था। वह 3 पड़ोसियों के साथ
लौटने लगा और रास्ते में रुक कर उसने वह जगह दिखाई कि मैंने इसी जगह पर वो क्या था जो क्या था, रस्सी का टुकड़ा था, मैंने उठाया था और मुझे कहा जा रहा है कि तुमने बटुआ उठाया है। उसके बाद उसने उस रस्सी का टुकड़ा उठाया और पूरे रास्ते वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता रहा। रात में उसने पूरे गांव में घूमकर सबको यह कहानी सुनाई, लेकिन यह किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। सभी को कहानी सुनाता रहते, मैंने वह नहीं उठाया है, मुझे उठाया, आरोप लगा रहा है कि किसी ने उस बातों पर विश्वास नहीं किया। आगे देखिए, अब आगे आते हैं। अब आगे है आपका, देखिए इसमें अब आगे, वह रात भर बेचैन रहा। वह रात भर क्या बेचैन रहा है। अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे यौमनविल के पशु व्यापारी मैत्र द्रेतो के एक कर्मचारी मोरियस पोमेल ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र होलब्रेक को लौटा दिया। उस आदमी का कहना था कि उसे यह चीज़ रास्ते में पड़ी मिली थी, यानी कि जो बटुआ जो उसने लिया था उसको अब लौटा दिया गया। किसी ने उसको, जो बटुआ जिसको मिला था उसने लौटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता था। वह बता रहा है वो आदमी कि मुझे ये बटुआ मिला था, लेकिन जो उसमें एक चिट्ठी भी था जिसमें लिखा गया था, वह बटुआ किसका, करके मुझे वो पढ़ना आता ही नहीं था। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि यह खबर देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। मैत्र होस्कम को भी इसकी सूचना दी गई। वह फौरन गांव में घूमने लगा और सुखद अंत के साथ अपनी कहानी फिर से सबको सुनाने लगा। विजय गर्व से वह तन कर चलने की कोशिश कर रहा था। वो क्या था, हमेशा तन कर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह तन कर नहीं चल पा रहा था क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था। उनको फिर भी लोग मानने की तैयार नहीं थे कि उसने क्या किया था। वह जो बटुआ था वह नहीं उठाकर वो रस्से का टुकड़ा उठाया था और अगर विजय गर्भ से तलने की कोशिश कर रहा था। मुझसे इस घटना से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी कि झूठ की वजह से संदेह में घेरे जाने से ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं होता। यानी झूठ के, बहुत सारा झूठ बोलने से कोई ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि वो बुढ़ापे में भी वो चोरी कैसे कर सकता है। इस प्रकार से वो अपने जो भी मिला था उसको कहानी सुनाने लगा। और वही, और आगे देखिए, और आगे वह सारा दिन अपना किस्सा लोगों को सुनाता रहता। कभी वह बड़ी सड़क से गुजरते लोगों को पकड़ता, तो कभी मैखाने में बैठे हुए लोगों को, कभी गिरजाघर से बाहर आ रहे लोगों को। वह अजनबियों को रोक रोक कर इसके बारे में बताता। वह सब शांत था, लेकिन फिर भी कोई चीज़ उसे परेशान कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। उसकी बात सुनते ही समय लोगों के चेहरे पर हंसी का भाव क्या होता था। लगता था कि उन्हें विश्वास नहीं है। उसे महसूस होता था कि उसके पीछे, पीठ पीछे वे सब उस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं, यानी कि अब क्या था, उस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा था कि हम हमारे ऊपर ही लोग बात कर रहे हैं, जबकि वो मिल चुका था। फिर भी क्या है, लोग उस पर बात ही कर रहे थे। वह उसको मानने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। और आगे देखिए, और आगे क्या होता है। उसके बाद अगले सप्ताह मंगलवार को वह गोदरबिल के बाजार में गया। अगले जो मंगलवार था वह बाजार में इसीलिए गया ताकि लोगों को बता सके मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई बटुआ उठाया है नहीं, मैंने तो रस्सी का टुकड़ा उठाया। फिर लोग मुझे विश्वास ही नहीं करते कि वो जो बटुआ था वो मिल भी गया। फिर लोग कहते नहीं रे बुड्ढे, तुमने बटुआ उठाया और फिर उसको वापस कर दिया, बता रहा है कि मैंने बटुआ नहीं उठाया है। उसके बाद उसने अगले सप्ताह मंगलवार को गोदरबिल के बाजार में गया। उसे कोई काम नहीं था, पर वह बस पर इसलिए गया था, फिर वो इसलिए गया था ताकि उसके अगले मामले में कोई लोगों के बात कर सके, यानी इसके मामले में वो लोगों से बातचीत कर सके। अपने दरवाजे पर खड़ा मलांदे उससे गुजरता देख हंस पड़ा था। वो हंसा रहा कि अरे जा रहा है वो गरीब, वह क्यों किसने उसने किया, क्यों किया उसने ऐसा, यानी कि वो होशम सोच रहा था तुमने क्यों किया ऐसा मुझे मेरे साथ। उसने कंक्रेटों के एक किसान को रास्ते में रोका, लेकिन उसे बीच में होशम की बात काट कर उसके पेट में एक हल्के से मुक्का मारा और हंसते हुए कहा बदमाश कही के। फिर वह मुड़कर चला गया, यानी कि वह उसको वही जगह जहाँ पे वो उसने उठाया था, वो एक और आदमी मिला, उसको वो बता रहे देखो देखो यही जगह है, मैंने यही से रस्सी का टुकड़ा उठाया था, मुझे कहा बटुआ उठाया, उसमें एक घुसा मारा उसके पेट में, तो बदमाश कही। कहने उसने हंसते हुए चले गए, उसमें मजाक उड़ाया कि तुमने बूढ़ा में इतना झूठ बोलते शर्म नहीं आती। वो इस प्रकार से उसको बेइज्जती करते हुए चला गया। और आगे देखिए, और आगे क्या हुआ कि मैत्र होशकम चकरा गया। उसे बदमाश क्यों कहा गया, वो चकरा कि मुझे बदमाश क्यों कहा जा रहा है। फिर वह जुड़दे के भोजनालय में आकर बैठा और वहाँ भी उसने अपनी बात छेड़ दी। यानी कि जुड़दे के भोजनालय में भी वो अपनी ही बात कर रहा था कि मैंने अपने रस्सी का टुकड़ा वाला बात। मॉन विलियम से आए घोड़ों को एक सौदा करने आवाज़ लगाई, चलो चलो चलाक बूढ़े, ये तो बड़ी पुरानी चाल है। मैं तुम्हारे रस्सी के टुकड़े के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अब लोग उसमें क्या करते हैं, मनोरंजन के लिए उसके कहानियाँ सुनाने लगे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुमने रस्सी का टुकड़ा का बहाना करके बटुआ उठा लिया, फिर उसको वापस कर दिया। जब लोगों को पता चला कि तुमने ही उठाया है तो उसे वो वापस कर दिया। और आगे क्या करता है देखिए, होस्कम ने एक हल्कलाते हुए कहा लेकिन अब तो बटुआ मिल गया है। उसने कहा कि अब तो बटुआ मिल गया है, अब मुझ पर क्यों आरोप लगा हुआ है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, चुप रहो बूढ़ू, एक बटुआ उठाता है और दूसरे से लौटवाता है, जो भी हो तुम इसमें शामिल जरूर हो। अब कहता कि चुप रहो बुढ़े, पहले बटुआ उठाते हो फिर वापस करते हो, अब कह रहे कि मैंने उठाया ही नहीं। होस्कम अवाक रह गया। उसने कहा अरे
क्या हो गया ये, उसे सारी बात समझ में आ गई थी। वे उस पर हलमान लगा रहते हैं, यानी इल्ज़ाम लगा रहे थे, वो सभी जो लोग थे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे बटुआ उठाने का, कि उसने अपने एक साथी से बटुआ लौटवा दिया, क्योंकि बात खुल गई थी। आपको कहा जा रहा कि तुमने बटुआ उठाया था और तुमने एक अपने दोस्त से बटुआ वापस करवा दी, इसलिए क्योंकि उस बटुए की जो बात थी वो खुल गई थी, कैसे भी तुमको देना ही पड़ता, इसलिए लौटवा दी। और तब कि उसने बटुआ उठाया भी नहीं था, किसी और ने उठाया था, किसी और ने उसको बटुआ वापस भी कर दिया था। और आगे देखिए आगे क्या हुआ, देखिए आगे। और आगे उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सब एक साथ उठकर हंस पड़े, सभी एक साथ उसके ऊपर मजाक उड़ाने लगे, तुम उसको हंसी उड़ाने लगे, और वह खाना भी खत्म नहीं कर सका और उनसे फिक्रों और ठाकों के बीच बाहर निकल गया। बहुत मजाक उड़ा था, सोची क्या अच्छा होगा वहाँ पे। वह क्षोभ की शर्मिंदगी से भरा वापस लौटा। गुस्से और भ्रम के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह इस बात से और हताश था कि वह अक्सर अपनी नौड़ने वाली चालाकी की डींग हाँका करता था। वो हमेशा डिंग हाँ करता था, नहीं कि वो लोगों को बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं था। और उसे क्या था, उसे लग रहा था कि इसी वजह से लोगों को उस पर इल्ज़ाम का यकीन नहीं हो रहा है। यानी कि वो हमेशा डिंग हाँ करता है। मान के चलिए आप एक आपको बताते हैं, मान के चलिए आप रोज़ कहे कि अरे मेरे देखो मेरे घर में सांप निकला, वो लोगों को बुला लें, और हमेशा वो अब धूप मजाक करता रहे, लेकिन सच में भी आपको कुछ ऐसा हुआ तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा आप पर। यानी कि सभी को मजाक करते रहे कि झूठा साबित करने के लिए, कोई रियल में वैसा कुछ बात होगा तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। मान के चलिए आप लोगों को रोज़ एक दोस्त अपने बुला रहा है कि तुम देखो मेरे साथ ऐसा, मुझे बुखार हो गया है, वो देखा बुखार नहीं है, वो गुस्सा हो गया, फिर चला गया। फिर आएगा, तुम्हें देखा बुखार है, तो तुम कहा बुखार नहीं है, तुम झूठ बोला, और दिखागा था तुम सही में तुमको बुखार होगा, तो फिर लोग क्या तुम्हें विश्वास ही नहीं करेगा, तुम कहेगा तो तुम फिर भी मजाक कर रहे हो। यानी वो डिंग हाँ करता था, झूठ मूठ के बात करता, लेकिन सच में कुछ वैसा बात हुआ तो इसीलिए कोई पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे लग रहा था कि वह अपनी बेगुनाही साबित करना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो अपनी चालबाजियों के लिए वह विख्यात था। वो अपने सभी लोग जानते थे बहुत चालाक आदमी है ये, लेकिन इस अन्यायपूर्ण संदेह में उसका कलेजा छलनी हो रहा था। और उसने फिर एक बार सारा घटनाक्रम लोगों को बताना शुरू किया। हर दिन उसका किस्सा लंबा होता चला गया, बहुत लंबा होता चला गया उसके बाद, क्योंकि वो हर बार वह अपनी बेगुनाही के पक्ष में कुछ नए कारण, कुछ नए तर्क उससे पहले ही ज़्यादा संजीदा कसके जोड़ता रहता था, जिन्हें वह अपने एकांत समय में सोचता रहता था। उसका पूरा दिमाग अब रस्सी के किस्से में लग गया था, पूरा दिमाग कि इसको हम कैसे साबित करके हम निर्दोष, मैंने कोई चोरी नहीं की। बचाव के उसके तर्क जितने जटिल और उसके दलीलें और कस्में जितनी ज़्यादा जोशीली थी होती जाती, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते। जितना वो ज़्यादा कहानी सुनाता, लोग उस पर उतना ही कम विश्वास करते थे। और आगे आइए, अब समाप्ति होने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पीठ पीछे लोग कहते, ये सब झूठे बहाने, ये सब झूठे बहाने, बहुत झूठा आदमी है। वो उसे महसूस करता था, दिल में ही घुला जा रहा था। वह बेकार की कोशिशों में अपने को छुपाए डाल रहा था। लोगों की आंखों के सामने वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि वो इसने चोरी पे इल्ज़ाम लगा था उस पर। और आगे गाँव के आवारा छोकरे अब मजा लेने के लिए रस्सी का किस्सा सुनाने के लिए कहते हैं। जैसा किसी अभियान से लौटे सिपाही को अपनी लड़ाइयों का किस्सा सुनाने के लिए कहा जा रहा था, उसका दिमाग अब अक्सर भटकने लगा। यानी कि जो नए लड़के 18-19 के जो भी लड़के थे वो क्या कहते हैं, अरे बुढ़ऊ वो रस्सी का टुकड़ा वाला कहानी सुनाओ ना जरा। यानी इस प्रकार मजाक उसको उड़ाने लगे, यानी कि उसको मजा लेने के लिए उसके कहते हैं, उस रस्सी का टुकड़ा कहानी सुनाने के लिए कह रहे थे। दिसंबर का अंत आते आते उसने बिस्तर पकड़ लिया। दिसंबर की इस टेंशन की वजह से मुझे रस्सी का टुकड़ा उठाया, लेकिन बटुआ के जुल्म में मुझे इस प्रकार से बताया गया। तो दिसंबर के अंत जाते उसने बिस्तर पकड़ लिया और जनवरी के शुरुआती दिनों में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले वह एक सन्निपात में भी अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और दोहराता रहा, रस्सी का टुकड़ा देखिए यह है रहा मोसी उमेर। मैंने हमेशा वो कहता रहा रस्सी का टुकड़ा, इसलिए इसका नाम रस्सी का टुकड़ा पड़ा, क्योंकि जो मलाने था झूठ मूठ का उसका होशकम पर आरोप लगाया था, तो होशकम निर्दोष था, उसने कोई रस्सी का टुकड़ा ही उठाया था, उसने कोई बटुआ नहीं उठाया था। तो ये आपका कहानी कैसा लगा, बहुत ही अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताएंगे।